हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लोक प्रशासन का एक टॉपिक के अंतर्गत हम बातचीत कर रहे थे लोक प्रशासन के सिद्धांत या उपागमों के बारे में। तो इस क्रम में हमने 5 उपागम पढ़ लिए थे। आज छठा उपागम पढ़ेंगे। छठा उपागम हमारे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो इसके बारे में आज डिटेल से बातचीत करते हैं। तो ये उपागम क्या करता है, समाज या किसी संगठन को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है। जो भी हमारा समाज हो या किसी संगठन को क्या करता है, एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है, जिसके विभिन्न भाग मतलब संरचनाएं, जिसके विभिन्न भाग ये संरचनाएं क्या है, एक साथ कार्य करते हैं प्रणाली को तो समग्र अस्तित्व और स्थिरता को बनाए रखने में योगदान करते हैं। क्या समाज और किसी संगठन को क्या एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है, जो क्या करते हैं, इसके विभिन्न भाग मतलब जो उनकी संरचनाएं होती है उनको क्या है, एक साथ कार्य करते हुए प्रणाली के समग्र अस्तित्व और स्थिरता को बनाए रखने में योगदान करते हैं। अब बात करें इस उपागम के समर्थक कौन कौन है। समर्थकों की बात करें तो इस उपागम के प्रमुख समर्थकों में फ्रेड डब्ल्यू रिक्स और डेविड एप्टर और गैब्रियल आम्ब्रन, ये हमारे इसके समर्थक है। कौन कौन? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, डेविड एप्टर और गैब्रियल आमेंड, ये क्या है, हमारे इसके समर्थक है। अब बात करें इस उपागम की तो इस उपागम के अन्य नाम क्या क्या है। इस सिद्धांत को व्यवस्था विश्लेषण उपागम भी कहा जाता है। जो इस उपागम है तो इस उपागम को और क्या किस नाम से जाना जाता है, व्यवस्था विश्लेषण उपागम के रूप में भी जाना जाता है। अब हम संरचनाओं के बारे में देखते हैं। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी बात करें तो इस उपागम में संरचनाएं 2 प्रकार की होती है। इन्होंने क्या माना कि संरचनाएं क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारे प्रत्यक्ष संरचना जिन्हें मैनिफेस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, दूसरी अप्रत्यक्ष संरचना जिन्हें लेटेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो पहली प्रत्यक्ष संरचनाओं की बात करें तो ये वो संरचनाएं होती हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और जिनकी पहचान क्या आसानी से की जा सकती है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष संरचनाएं कहते हैं। जैसे हमारे महाविद्यालय होते हैं, विभाग, मंत्रालय, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, तो ये सब क्या होते हैं, प्रत्यक्ष संरचनाएं होती है जो स्पष्ट रूप से दिखाई भी देती है और इनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। दूसरा आता है हमारा अप्रत्यक्ष संरचना। तो ये वो संरचनाएं होती है जो सीधे दिखाई नहीं देती लेकिन निश्चित रूप से किसी प्रणाली या संगठन में मौजूद होती है और कार्य करती है। जैसे हमारे उदाहरण के रूप में देखें, सत्ता, किसी शिक्षण कौशल, सामाजिक मानदंड, अनौपचारिक समूह, ये सब हमारे अप्रत्यक्ष संरचनाओं के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो हम सिद्धांत की बात कर रहे थे तो इसमें प्रकार्यात्मकता या फंक्शनलिटी क्या चीज़ है, तो उसके बारे में बातचीत करें। तो प्रकार्यात्मकता से तात्पर्य उन परिणामों से है जो किसी संरचना से प्राप्त होते हैं। प्रकार्यात्मकता क्या होता है? प्रकार्यात्मकता से तात्पर्य उन परिणामों से जो किसी संरचना से प्राप्त होते हैं। प्रकार्यात्मकता के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं प्रकट कार्य, एक होते हैं हमारे गुप्त कार्य। 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो होते हैं हमारे प्रकट कार्य होते हैं, एक क्या होते हैं, हमारे गुप्त कार्य। तो प्रकट कार्य क्या होते हैं? ये वो परिणाम होते हैं जो संरचना के द्वारा इच्छित, मान्यता प्राप्त और अपेक्षित होते हैं। ये कौन से परिणाम होते हैं? जो हमारे संरचना के द्वारा इच्छित, मान्यता प्राप्त और अपेक्षित होते हैं। ये स्पष्ट और जानबूझकर किए गए कार्य होते हैं। ये क्या होते हैं? स्पष्ट और जानबूझ के किए गए कार्य होते हैं प्रकट कार्य। जैसे हमारे एक विश्वविद्यालय का प्रकट कार्य क्या होता है? शिक्षा प्रदान करना और अनुसंधान करना। ये इसके प्रकट कार्य सभी के द्वारा देखा जा सकता है। दूसरे कार्य होते हैं हमारे कौन से? गुप्त कार्य। तो ये वो परिणाम होते हैं जो अनचाहे, अनपेक्षित और अनजाने में होते हैं। ये कौन से परिणाम होते हैं? जो अनचाहे, अनपेक्षित और अनजाने में होते हैं, लेकिन फिर भी किसी संरचना के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। फिर भी क्या होते हैं? किसी संरचना के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। ये परिणाम क्या होते हैं? अक्सर समाज या प्रणाली के लिए अप्रत्याशित हो सकते हैं, मतलब अचानक प्रकट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक विश्वविद्यालय का गुप्त कार्य छात्रों के बीच सामाजिक नेटवर्क बनाना, विवाह के लिए साथी खोजना या विभिन्न प्रकार के सामाजिक विचारों का प्रसार करना हो सकता है, जो सीधे तौर पर क्या है, शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। अब हम देखेंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की मान्यताएं और विशेषताओं के बारे में बात करें। इसकी मान्यता विशेषताओं के बारे में देखें तो इसकी पहली विशेषता आती है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में अनेक संरचनाएं होती है। मतलब कोई भी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था हो या जिसमें हमारे समाज भी आ सकता है और संगठन भी आ सकता है, केवल एक इकाई नहीं होती, बल्कि यह क्या है, कई परस्पर संबंधित संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। ये क्या होती है? एक इकाई नहीं होती, बल्कि क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक संरचना से जुड़े कुछ प्रकार्य होते हैं। दूसरी विशेषता क्या होती है? प्रत्येक संरचना से जुड़े हुए कुछ प्रकार्य होते हैं।
प्रत्येक संरचना का कोई ना कोई उद्देश्य या फिर कोई परिणाम होता है, इसके लिए वह कार्य करती रहती है। तीसरी विशेषता आती है प्रत्येक संरचना और प्रकार्य आपस में संबंध होता है। प्रत्येक संरचना और प्रकार्य का क्या होता है? आपस में संबंध होता है। मतलब संरचनाएं और उनके प्रकार्य एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? वे एक जटिल वेब में गुथे होते हैं। वेब मतलब एक जाल होता है, तो जाल में गुथे होते हैं। एक संरचना का प्रकार्य दूसरी संरचना को प्रभावित कर सकता है। क्या होता है? एक संरचना का प्रकार्य क्या होता है? दूसरी संरचना को प्रभावित कर सकता है। अगली विशेषता आती है प्रत्येक संगठन। क्या? प्रत्येक संगठन तब तक संरचना नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके कोई विशेष प्रकार्य ना हो। मतलब उसको कोई विशेष प्रकार्य ना दिया जाए तब तक कोई भी संगठन क्या है? संरचना नहीं माना जा सकता। मतलब किसी भी संरचना को संरचना तभी माना जाएगा जब उसका कोई विशिष्ट उद्देश्य या कार्य हो जो वह व्यवस्था में पूरा करती हो, तभी उसे क्या माना जाएगा? संगठन, वो उसे संरचना माना जाएगा। प्रत्येक संरचना में उसकी आवश्यकता और औचित्य हेतु उसके कुछ प्रकार्य होते हैं। प्रत्येक संरचना में क्या होता है? उसकी आवश्यकता और औचित्य हेतु क्या होते हैं? उसके कुछ प्रकार्य होते हैं। मतलब संरचनाओं का अस्तित्व केवल इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि वे संरचना के लिए कुछ आवश्यक कार्य करती है। क्या होता है? संरचनाओं का अस्तित्व केवल इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि वे क्या करती है? व्यवस्था के लिए कुछ आवश्यक कार्य करती है जो उनके औचित्य को सिद्ध करता है। तो हमने इसकी कुछ विशेषताएं देखी। विशेषता कौन कौन सी है? पहली विशेषता आती है कि प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में अनेक संरचनाएं होती है। दूसरी विशेषता प्रत्येक संरचना से जुड़े कुछ प्रकार्य होते हैं। तीसरी विशेषता आती है प्रत्येक संरचना और प्रकार्य आपस में संबंध होता है। चौथी विशेषता आती है प्रत्येक संगठन तब तक संरचना नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके कोई विशेष प्रकार्य न हो। और अगली विशेषता आती है प्रत्येक संरचना में उसकी आवश्यकता और औचित्य हेतु उसके कुछ प्रकार्य होते हैं। अब इसकी आलोचनाओं की बात करें, इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की कुछ प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार है। देखें तो बाह्य पर्यावरण के प्रभाव को समझाने में क्या असमर्थ रही है। ये क्या? बाह्य पर्यावरण के प्रभाव को समझाने में असमर्थ रही है। मतलब कि यह उपागम यह बताने में असमर्थ रहा है कि कोई संगठन या सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार बाह्य पर्यावरण जैसे हमारा आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक दबाव और सांस्कृतिक प्रभाव इनसे प्रभावित होता है। यह अक्सर बंद प्रणाली की धारणा पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह क्या करता है? अक्सर बंद प्रणाली की धारणा पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी आलोचना की बात करें तो गुप्त कार्यों को निश्चित करना कठिन होता है। जैसे किसी संरचना के गुप्त कार्यों को निश्चित करना एक कठिन कार्य है। ये हमारे क्या परिणाम अप्रत्याशित और अक्सर अमूर्त होते हैं। भाई ये परिणाम आते हैं, ये कैसे होते हैं? अप्रत्याशित और अक्सर कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं, जिससे इन्हें पहचानना, मापना और विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है। जिससे क्या होता है? इन्हें पहचानना, मापना और विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। फिर स्थिरता पर अधिक जोर और परिवर्तन की उपेक्षा। क्या? स्थिरता पर अधिक जोर दिया जाता है और परिवर्तन की उपेक्षा की जाती है। आलोचना का तर्क है कि यह उपागम क्या करता है? सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता और संतुलन पर बहुत अधिक जोर देता है और सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष और विचलन की व्याख्या करने में अक्सर कमजोर पड़ जाता है। इसलिए क्या परिवर्तन की उपेक्षा करता है। फिर आता है रूढ़िवादिता और यथास्थिति का समर्थन। क्या? रूढ़िवादिता और यथास्थिति का समर्थन। तो कुछ आलोचक इसे रूढ़िवादी मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह मौजूदा संरचनाओं और उसके कार्यों को वैध ठहराने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन कम होता है। तो इस तरह से आज के एक लेक्चर के जरिए हमने एक उपागम के बारे में देखा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की विशेषता और उसकी आलोचना के बारे में देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।